हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस चैनल एन अकेडमी क्लास 9 to 12। और मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आया हूँ, एक नया लेक्चर लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बायो का पूरा चैप्टर इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। मतलब इस वीडियो में मैं आपको फुल चैप्टर कवर करने वाला हूँ। दैट इज चैप्टर नंबर 8 ऑफ योर साइंस और बायो का थर्ड चैप्टर है आपकी बुक का, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, जिसको हम शॉर्ट में रिप्रोडक्शन कहते हैं। सो 1 आवर की क्लास में मैं आपको पूरा रिप्रोडक्शन चैप्टर करवा दूंगा और इसके बाद आपको और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज फुल फ्लेज चैप्टर बहुत ही डिटेल में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो ये वाला 1 आवर की क्लास रहने वाली है, फुल फ्लेज चैप्टर रहने वाला है, तो इसलिए आपको कंसंट्रेशन के साथ क्लास में बैठना है, वीडियो एंड तक देखनी है, ठीक है। और पूरी वीडियो देख के आपको ये वाला चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि मैं आपको बता दूं बहुत ही हाई परसेंटेज रहती है कि इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं। एक रिप्रोडक्शन और एक लाइफ प्रोसेसेस, ये दो ऐसे बायो के चैप्टर हैं जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो अगर आपने ये चैप्टर आज अच्छे से कर लिया तो 6 to 7 मार्क्स आप अपने बोर्ड एग्जाम के सिक्योर कर लोगे। और मैं सब चीज़ें कवर करूंगा, ईच एंड एवरी पॉइंट वी आर गोइंग टू कवर इन डिटेल। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप पहली बार मेरी क्लास में आए हैं तो मैं एक बार अपने बारे में बता देता हूँ। सो माय नेम इज हिमाल शर्मा, मैं अकेडमी प्लस एजुकेटर हूँ। सीबीएसई क्लास 9 और 10 कैटेगरी में मैं साइंस पढ़ाता हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, तीनों सब्जेक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं और प्रारंभ करते हैं हम अपना बैच और अपना कोर्स, दैट इज हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। और इस बैच का नाम है उम्मीद बैच। तो आपको क्या करना है, फटाफट से इस बैच की सारी वीडियोस देखनी है जो अभी तक मैंने रिकॉर्ड करी हैं या जो लाइव लेक्चर्स लिए हैं। और अपकमिंग वीडियोस के लिए आप बेल आइकन को प्रेस करिए, अपकमिंग लेक्चर्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करके रखिए, सो दैट जब भी कोई नया लेक्चर है आपको पता चल जाए। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना, बिकॉज इस चैनल में हम करने वाले हैं बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही ज़्यादा डिटेल में। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिप्रोडक्शन होता क्या है, व्हाट इज एग्जैक्टली रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस। पहली बात है जो आपको ध्यान में रखना है कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, बाय विच, और इस प्रोसेस में क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स दैट इज ऑफस्प्रिंग, ठीक है, जो आपके बच्चे हैं, ठीक है, जो आपका चाइल्ड होता है दैट इज ऑफस्प्रिंग, ठीक है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म बर्थ ले रहा है दैट इज ऑफस्प्रिंग, आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द पेरेंट और पेरेंट्स। अब यहाँ पे पेरेंट क्यों लिखा है, बिकॉज कुछ रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, दैट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और कुछ में पेरेंट्स मतलब मेल फीमेल दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेसिकली ये रही आपकी डेफिनेशन रिप्रोडक्शन की, कि एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम ऑफस्प्रिंग्स कहते हैं, उनकी प्रोडक्शन होती है। कौन करते हैं प्रोडक्शन, या तो एक सिंगल पेरेंट करेंगे, वो आ गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या दोनों पेरेंट्स करेंगे, दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। चलिए जी आगे बात करते हैं, व्हाई देयर इज नीड फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस तो नहीं है जो हमें जिंदा रहने के लिए चाहिए। जिंदा रहने के लिए तो हमें लाइफ प्रोसेसेस चाहिए, दैट इज और न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सक्रीशन, बट स्टिल व्हाई रिप्रोडक्शन अकर्स, रिप्रोडक्शन क्यों किया जाता है, तो ये हम पढ़ेंगे। रिप्रोडक्शन इज नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। मैंने आपको बोला रिप्रोडक्शन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म की लाइफ मेंटेन करने के लिए जो है नेसेसरी नहीं है। अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, जैसे कि बाकी लाइफ प्रोसेसेस एसेंशियल होते हैं हमारे लिए, उस तरीके से रिप्रोडक्शन इज नॉट एसेंशियल, बट व्हाई रिप्रोडक्शन इज डन, सो ये हम पढ़ेंगे। ऑन द अदर हैंड, इफ एन individual organism is going to create more individuals, a lot of its energy will be spent in the process. तो reproduction process में क्या होता है, जब new individuals form होते हैं तो lot of energy is used, ठीक है, but still why an organism is focusing on a process in which the energy is lost, और जो जिंदा रहने के लिए जरूरी भी नहीं है। So why should an individual organism waste energy on a process it does not need to stay alive? तो अब इसका आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा why reproduction occurs, तो ये आंसर आपको लिख के आना है। If there were to be only one non-reproducing member of a particular kind, it is doubtful that we would have noticed its existence. मान लो किसी भी ऑर्गेनिज्म में कोई एक मेंबर होता है जो रिप्रोडक्शन आगे करेगा ही नहीं,
तो आगे क्या होगा, लाइफ कंटिन्यू ही नहीं होगी। अगर जब तक रिप्रोडक्शन नहीं होगा, लाइफ आगे कैसे कंटिन्यू होगी। तो कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ के लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। दस रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स क्रिएट न्यू इंडिविजुअल, दे लुक वेरी मच लाइक देमसेल्व्स। तो रिप्रोडक्शन से क्या होता है, ऑर्गेनिजम्स अपने ही जैसे दिखने वाले न्यू ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं। सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ भी कंटिन्यू नहीं रहेगी, लाइफ विल स्टॉप, ऑर्गेनिजम्स विल मतलब ऑर्गेनिजम्स आगे जाके जो है प्रोड्यूस ही नहीं होंगे और लाइफ पूरी अर्थ पे खत्म हो जाएगी। तो अगर आपको लाइफ को कंटिन्यू रखना है तो रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब दूसरी चीज आती है, डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देमसेल्व्स। क्या ऑर्गेनिज्म एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं कि जैसे पेरेंट्स है वैसे ही ऑफस्प्रिंग्स होंगे? तो ऑब्वियसली नहीं, ऐसा नहीं होता कि जो बच्चा है वो बिल्कुल पेरेंट्स की तरह दिख रहा है। तो इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, बट उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, हमारी सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर होते हैं क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम में होता है हमारा डीएनए। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, सेल के अंदर है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स के अंदर होता है हमारा डीएनए, और डीएनए के अंदर हमारी सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है। डीएनए कंटेन्स द प्रोटीन्स विच हेल्प्स इन बॉडी बिल्डिंग। हमारी बॉडी फॉर्म होने के लिए जो प्रोटीन्स चाहिए होते हैं वो इसी डीएनए में स्टोर होते हैं। और ये जो डीएनए के छोटे छोटे आपको यहाँ पे सेगमेंट्स दिख रहे हैं, इसको हम जीन्स कहते हैं। तो फंक्शनल सेगमेंट्स ऑफ डीएनए आर कॉल्ड जीन्स। तो पहले क्रोमोसोम के बारे में बताता हूं। अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स, न्यूक्लियस के जो एसिड्स होते हैं उसको न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, वो क्रोमोसोम में प्रेजेंट होते हैं। और क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड प्रोटीन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ मोस्ट सेल्स कैरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो क्रोमोसोम के अंदर ही तो डीएनए होता है, तभी हम बोलते हैं क्रोमोसोम क्या कैरी करके रखता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करके रखता है। आगे बात करते हैं डीएनए क्या है। तो डीएनए की सबसे पहले फुल फॉर्म बताता हूं, इट इज नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है कि डीएनए इज नोन एज डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये क्या करता है, इट स्टोर्स द जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ एन इंडिविजुअल। जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन इंडिविजुअल को चाहिए, ठीक है, वो स्टोर करके रखता है जो वो आगे अपनी ऑफस्प्रिंग्स को पास कर पाए। जीन्स क्या है, उस डीएनए के फंक्शनल सेगमेंट आर कॉल्ड जीन्स। जैसे कुछ जीन, एक ऐसा जीन होगा जो हमारा आई कलर डिसाइड करेगा, कोई ऐसा जीन होगा जो हमारी हाइट डिसाइड करेगा, कोई ऐसा जीन होगा जो हमारी स्किन कलर डिसाइड करेगा, कोई ऐसा जीन होगा जो हमारी शेप ऑफ नोज डिसाइड करेगा। तो ये जो फंक्शनल सेगमेंट्स होते हैं डीएनए के, इसको हम जीन्स कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इफ द इंफॉर्मेशन इज चेंज्ड। अगर ये इंफॉर्मेशन चेंज हो जाएगी तो क्या होगा, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। देखो, डीएनए बेसिकली प्रोटीन बना रहा है। मान लो किसी का डीएनए चेंज हो गया तो प्रोटीन भी अलग बनेंगे। डिफरेंट प्रोटीन्स विल इवेंचुअली लीड टू ऑल्टर्ड बॉडी डिजाइन। और अगर प्रोटीन्स ही अलग बनने लगे तो प्रोटीन्स पे ही हमारा बॉडी डिजाइन डिपेंड करता है, ऐसे तो हमारा बॉडी डिजाइन ही चेंज हो जाएगा। Therefore, a basic event in reproduction is the creation of DNA copy। तो याद रखना, डीएनए कॉपिंग के बारे में आपको पता होना चाहिए। डीएनए कॉपिंग एक बेसिक प्रोसेस है रिप्रोडक्शन में। जब भी रिप्रोडक्शन होता है डीएनए की कॉपी होती है। सेल्स यूज केमिकल रिएक्शंस टू बिल्ड कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। सेल्स में कुछ केमिकल रिएक्शंस होती है जिसमें डीएनए अपनी एग्जैक्ट कॉपी बनाता है और वही एग्जैक्ट कॉपी वो अपने ऑफस्प्रिंग में पास करता है। दिस क्रिएट्स 2 कॉपीज ऑफ डीएनए इन अ रिप्रोड्यूसिंग सेल। वो सेल जो रिप्रोड्यूस कर रहा है, जैसे मेल गैमेट हो गया या फीमेल गैमेट हो गया, तो उसमें 2 कॉपीज होती है डीएनए की, एक तो ओरिजिनल कॉपी और एक जो एक डुप्लीकेट कॉपी जो उसने कॉपी करके बनाया। एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। अब उन दोनों को सेपरेट करना है, तभी तो सेल डिवाइड होगा। However, keeping one copy of DNA in original cell and simply pushing the other one out would not work because the copy pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining life processes। अब ऐसा नहीं कर सकते कि डीएनए जो कॉपी बनाई है वो कॉपी सेल के बाहर निकाल दो। वो डीएनए की कॉपी अलग से तो ना एग्जिस्ट कर पाएगी। डीएनए तभी एग्जिस्ट कर पाएगा जब बाहर न्यूक्लियस हो, सेल ऑर्गेनल्स हो। तो अब क्या होता है, इसके लिए सेल का डिवीजन होता है।
इसके लिए क्या होता है, सेल टूट जाता है, दो अलग अलग सेल बना देता है। एक ओरिजिनल कॉपी होती है जो इंडिविजुअल के पास रहती है, एक जो उसने कॉपी करा था डीएनए, डुप्लीकेट कॉपी होती है जो आगे वो रिप्रोडक्शन में यूज करता है और अपने ऑफस्प्रिंग्स को वही कॉपी पास करता है। देयरफॉर डीएनए कॉपिंग इज अकंपनी बाय क्रिएशन ऑफ एन एडिशनल सेलुलर अपरेटस, क्योंकि दो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं तो एक और सेल बन रहा है, तो एडिशनल सेलुलर अपरेटस फॉर्म हो रहा है, एंड देन द डीएनए कॉपी सेपरेट ईच विद इट्स ओन सेलुलर अपरेटस इफेक्टिवली। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है, अ सेल डिवाइड्स टू गिव राइज टू टू सेल्स, सेल डिवाइड करता है और दो सेल्स को बना लेता है। It is only to be expected that the process of copying DNA will have some variations each time। देखो ये कोई फोटो कॉपिंग मशीन तो नहीं है, छोटे मोटे एरर्स तो होते ही हैं। तो डीएनए कॉपिंग भी एकदम एग्जैक्ट प्रोसेस नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं जिसको हम वेरिएशंस कहते हैं। एज अ रिजल्ट डीएनए कॉपीज जनरेटेड विद सिमिलर बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। तभी जो डीएनए ने अपनी कॉपी बनाई वो सिमिलर है, डीएनए जैसी मिलती जुलती है, बट एकदम एग्जैक्टली आइडेंटिकल नहीं है, बिकॉज जब भी डीएनए कॉपिंग बनती है केमिकल रिएक्शंस हो रही होती है तो कुछ ना कुछ छोटे छोटे चेंजेस उसमें आते हैं। This inbuilt tendency for variation during reproduction is basis of evolution। अब evolution क्या होता है, जब बहुत सालों के बाद बॉडी डिजाइन ही चेंज हो जाता है। जैसे पहले ह्यूमन बींग्स एप्स थे, फिर धीरे धीरे हमारा बॉडी डिजाइन चेंज हुआ, तो ये डीएनए में चेंजेस आ रहे हैं। ये छोटे छोटे जो डीएनए में चेंजेस आते रहते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये एक मेजर चेंज हमें शो करते हैं जिसको हम एवोल्यूशन कहते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है वेरिएशन का, ये जो डीएनए में माइन्यूट से चेंजेस आते हैं ये किस काम के हैं, टू सर्वाइव इन द एनवायरनमेंट, हमें एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, तो अब ह्यूमन बींग्स की बॉडी थोड़ी इस तरह से डिजाइंड हो गई है कि वो थोड़ी ज्यादा गर्मी झेल पाते हैं। आज से 100 साल पहले वाले जो बच्चे थे या इंडिविजुअल से वो इतनी गर्मी नहीं झेल पाते थे। ये ऐसा क्यों, हमारी बॉडी ने उस तरीके से अपने आप को अडाप्ट कर लिया, डीएनए में वैसे चेंजेस आ गए कि हम उतना हीट को रेजिस्ट कर पा रहे हैं। तो पहला इंपॉर्टेंस आ गया वेरिएशन का, अडाप्टेशन। अगला एवोल्यूशन। एवोल्यूशन क्या है, अडाप्टेशन लीड्स टू एवोल्यूशन। जब हम धीरे धीरे अडाप्ट करते रहते हैं एवोल्यूशन आ जाता है। इट हेल्प्स टू पास कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू द अदर, है ना। तो पहले हमारा बॉडी डिजाइन कुछ ऐसा था, फिर धीरे धीरे बॉडी डिजाइन चेंज होगा, ये थोड़ा सा अर्ली मैन की स्टेज आ गई और दिस इज हाउ वी आर एग्जिस्टिंग टुडे। अब देखो एक एग्जांपल लेते हैं इसका। If there were a population of bacteria living in temperate water and if the water temperature were to be increased by global warming, most of the bacteria would die, but the few variants resistant to heat will survive and grow further. Variation is thus useful for survival of species over time. Variation हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। मानो खूब सारे बैक्टीरिया टेम्परेट वाटर्स में रह रहे हैं जिसका एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है, और अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से वाटर का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कहते हैं ना सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो बैक्टीरिया अपने डीएनए में चेंजेस ले आएगा और हीट रेजिस्टिंग वाली प्रॉपर्टी जनरेट कर लेगा, वो वाले बैक्टीरिया तो सर्वाइव कर जाएंगे, बट जो इस गर्मी को नहीं झेल पाएगा दैट बैक्टीरिया विल डाई। तो जिस बैक्टीरिया ने सर्वाइव कर लिया, अब उसका डीएनए जब वो अब अगली इंडिविजुअल के लिए जब वो डीएनए कॉपिंग करेगा तो अगले इंडिविजुअल में थोड़ी सी हीट को झेलने की जो कैपेसिटी होगी वो प्रेजेंट होगी। तो यही चीज होती है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगर आप अपने आप के आसपास जो चेंजेस हो रहे हैं आप उसको अडाप्ट कर लें एक बार, तो आप सर्वाइव कर सकते हैं। चलिए अब मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन के दो मोड्स होते हैं, एक होती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इट डज नॉट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, कोई मेल गैमीट या फीमेल गैमीट यहाँ फॉर्म नहीं होता क्योंकि एक ही जो है इंडिविजुअल इन्वॉल्व होता है। बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। सबसे पहले यहाँ पे गैमीट्स बनते हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ ह्यूमंस में मेल गैमीट इज स्पर्म सेल और फीमेल्स में फीमेल गैमेट इज एग सेल। यूनियन ऑफ गैमीट टू फॉर्म जाइगोट विच विल ग्रो इनटू एन ऑफस्प्रिंग, और फिर वो दो गैमीट्स आपस में मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट इंडिविजुअल में डेवलप होता है। ओनली वन पेरेंट इज इन्वॉल्व, तो याद रखना यहां पर सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बोथ पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। ऑफस्प्रिंग्स आर आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट्स। देखो
ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आते हैं क्योंकि एक ही इंडिविजुअल है, तो बहुत ही माइन्यूट वेरिएशंस आते हैं। ऑलमोस्ट जो ऑफस्प्रिंग होता है वो आइडेंटिकल होता है पेरेंट्स के, बट अब यहाँ पर दो डिफरेंट पेरेंट्स का डीएनए कंबाइन कर रहा है तो यहाँ चेंजेस ज़्यादा आते हैं। ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हैव सम वेरिएशंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स, तो ऑफस्प्रिंग्स में कुछ ना कुछ वेरिएशंस उनके पेरेंट्स से आता है। There is no mixing of genetic material, so there is less or no variation of offspring। यही मैंने आपको बताया, यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है तो कोई भी जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग नहीं हो रही है, तो यहाँ पे बहुत ही कम या ना के बराबर वेरिएशंस आएंगे। बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देयर इज मिक्सिंग ऑफ जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल की मिक्सिंग हो रही है, लीडिंग टू वेरिएशंस इन ऑफस्प्रिंग्स, जिसकी वजह से ऑफस्प्रिंग्स में कुछ ना कुछ वेरिएशंस, कुछ ना कुछ चेंजेस आते हैं। तभी हम एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह नहीं दिखते, कुछ कुछ हमारे फीचर्स हमारी मदर पे होते हैं, कुछ कुछ फीचर्स फादर पे होते हैं। चलिए अब इंटेक्स क्वेश्चन करते हैं जो पेज नंबर 128 एनसीईआरटी बुक में दिया है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन? बोर्ड्स में 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है ये, और हो सकता है इस साल भी आ जाए तो प्रिपेयर कर लो। डीएनए डिटरमाइंस द बॉडी डिजाइन ऑफ एन इंडिविजुअल। डीएनए में प्रोटीन्स होते हैं और उसी पे हमारी बॉडी डिजाइन मतलब डिपेंड करती है। द डीएनए दैट गेट्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स मेक्स देम लुक सिमिलर। अब जो डीएनए ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में, तभी तो हम अपने पेरेंट्स जैसे दिखते हैं, मतलब पूरे आइडेंटिकल नहीं बट हमारे फीचर्स उनसे मिलते हैं। डीएनए कॉपिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है रिप्रोडक्शन के लिए। एडिशनल कॉपीज ऑफ डीएनए आर मेड ड्यूरिंग रेप्लिकेशन नेसेसरी फॉर न्यू सेल्स फॉर्म्ड आफ्टर सेल डिवीजन। तो सेल डिवाइड करने से पहले डीएनए की कॉपी बनती है तभी सेल डिवाइड करता है। मोर ओवर सम माइनर ऑल्टरेशंस ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग वेरिएशन इन द लॉन्ग रन। और ये जो छोटे छोटे चेंजेस होते रहते हैं डीएनए में, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बड़ी बड़ी वेरिएशंस लाने में मदद करते हैं, एवोल्यूशन होने में ये हमें मदद करते हैं। नेक्स्ट, व्हाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू स्पीशीज बट नॉट नेसेसरी फॉर एन इंडिविजुअल? पूरी स्पीशीज के लिए वेरिएशन क्यों जरूरी होता है, एक इंडिविजुअल के लिए क्यों नहीं जरूरी होता? तो उसकी सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल हो सकता है सर्वाइव ना करे, है ना, चेंज को अडाप्ट ना कर पाए, तो इंडिविजुअल के लिए तो वो वेरिएशन इज नॉट नेसेसरी। पर पूरी स्पीशीज की बात करें तो क्या होगा, उसमें से कुछ कुछ ऐसे मेंबर्स होंगे उस स्पीशीज के जो अपने चेंजेस को अडॉप्ट कर लेंगे, तो स्पीशीज आगे कंटिन्यू हो पाएगी। एक इंडिविजुअल के तो भाई चांसेस हैं कि वो सर्वाइव ना भी कर सके, तो पूरी स्पीशीज के लिए तो ये वेरिएशन बेनिफिशियल होता है, बट एक इंडिविजुअल के लिए नहीं होता। अब इसको लिखना कैसे है बता देता हूँ। Variations are beneficial to the species and individual because sometimes for a species the environment conditions change so drastically that their survival become difficult. During that period only few variants are that are resistant would be able to survive। क्योंकि species में क्या होगा, कुछ ऐसे organisms होंगे जो survive कर पाएंगे। Thus variants help in survival of species. However, all variations are not necessarily beneficial for the individual organism. But individual organism के लिए थोड़ा necessary है variation। अगर organism में survive ही नहीं किया, खत्म हो गया organism, तो वेरिएशन का तो कोई काम ही नहीं आया। चलिए अब हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और पहला प्रोसेस जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फिजन। फिजन का मतलब होता है टूटना, तो इट इज अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टू क्रिएट 2 इंडिविजुअल्स। अगर हम बाइनरी फिजन की बात करें तो वहां पे 2 इंडिविजुअल फॉर्म होते हैं। मतलब अब एक इंडिविजुअल, एक सेल यूनिसेलुलर में होता है, ये टूट के 2 सेल्स बना दे, उसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन। और अगर 2 से ज्यादा सेल्स बनते हैं, खूब सारे सेल्स बनते हैं, उसको हम कहते हैं मल्टीपल फिजन। तो बाइनरी फिजन क्या है, 1 सेल स्प्लिट्स इनटू 2 इक्वल हाफ्स। 2 इक्वल हाफ्स में एक सेल जो है स्प्लिट हो जाता है। इसका एग्जांपल है मैनी बैक्टीरियाज, फिर प्रोटोजोआ हो गया लाइक अमीबा, पैरामीशिया, लीशमेनिया, ये सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर हम बाइनरी फिजन इन अमीबा में देखें तो देखो ये अमीबा था, यहाँ पे अमीबा का न्यूक्लियस स्प्लिट होने लगा, न्यूक्लियस और स्प्लिट हो गया, 2 अलग अलग सेलुलर अपरेटस बन गए, और अब ये बीच में से ब्रेक डाउन हो जाएगा तो 2 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पेरेंट अमीबा था, फिर एलोंगेशन हुआ न्यूक्लियस का, फिर डिविजन हुआ न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का, और 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हो गए। बाइनरी फिजन एक और तरीके से देखा जा सकता है, जैसे लीशमेनिया में, तो यहां पे भी लीशमेनिया है वो 2 सेल्स में डिवाइड हो रहा है। एक और तरीके से बाइनरी फिजन देखा जा सकता है जिसमें हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिजन हो रहा है, तो आप यहां पे देख सकते हो पैरामीशियम में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फिजन हो रहा है। मल्टीपल फिजन, मल्टीपल फिजन में क्या होता है, 1 सेल डिवाइड्स इनटू मेनी डॉटर सेल साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली एक सेल खूब सारी डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। प्लाज्मोडियम इसका एग्जांपल है।
जो मलेरिया कॉज करता है, या अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती है, जैसे टेम्परेचर बहुत बढ़ गया तो दिस इज अनफेवरेबल कंडीशन। तो देखो होता क्या है, बेसिकली ये हमारा एक सेल है, प्लाज्मोडियम मान लो या अमीबा मान लो, है ना। अब यहाँ पे प्लाज्मोडियम लिखा है, बट अमीबा के केस में भी ऐसा सा कुछ होता है। जब अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, जैसे प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो क्या होता है, ये अपने आस पास, अपने आर पार एक प्रोटेक्टिव वॉल बना लेता है, जिसको कहते हैं सिस्ट। अब क्या होता है, प्रोटेक्टिव वॉल बन गई तो एक सेल दो में तो नहीं टूट पाएगा। अब डिवीजन का प्रोसेस तो हो गई, तो सेल अंदर ही अपने न्यूक्लियस को डिवाइड करता रहता है, खूब सारे न्यूक्लियस बन जाते हैं। जब ये छोटे छोटे न्यूक्लियस बनते हैं, उसके आर पार सेलुलर अपरेटस भी डेवलप होना शुरू हो जाता है, उसके आर पार साइटोप्लाज्म और बाकी सेल ऑर्गेनल्स भी बनने शुरू हो जाते हैं। मतलब बाहर सिस्ट है और एक सेल अंदर ही डिफरेंट सेल्स में डिवाइड कर रहा है। और जब ये सिस्ट टूटेगी, क्योंकि अब इतने ज्यादा सेल्स बन जाएंगे कि वो सिस्ट की वॉल पर प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर की वजह से जब ये सिस्ट टूटती है तो सारे डॉटर सेल्स रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है आपका मल्टीपल फिजन। अब बात करते हैं बडिंग की। बडिंग में क्या होता है, प्रोसेस इन विच एन आउटग्रोथ बड इज फॉर्म्ड ऑन द पेरेंट ऑर्गेनिज्म विच डिटैचेस एंड बिकम अ न्यू ऑर्गेनिज्म। पेरेंट ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एक छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है, छोटा सा बड निकलता है, ठीक है, जो उसकी बॉडी से ग्रो करता है। और जैसे ही वो थोड़ा सा बड़ा होता है तो अपने वेट की वजह से वो गिर जाता है, डिटैच हो जाता है और फिर एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसका एग्जाम्पल है यीस्ट और हाइड्रा। पहले हाइड्रा की बात करते हैं। तो ये रहा हमारा पेरेंट हाइड्रा, ठीक है, ये टेंटैकल्स हैं, ये आ गया पेरेंट हाइड्रा। अब यहाँ पे देखो एक छोटा सा बड यहाँ पे डेवलप हो रहा है, थोड़ा सा नया बड फॉर्म हो रहा है, और जब इसका थोड़ा सा साइज बड़ा हो गया तो बड क्या हुआ, यहां से टूट के गिर गया और वापस एक बड़ा सा हाइड्रा फॉर्म कर लेगा। ठीक है, तो बडिंग, इस प्रोसेस को बडिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि छोटे से बड से ही एक न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है। यीस्ट में भी बडिंग होती है। देखो ये पेरेंट यीस्ट सेल है, ये न्यूक्लियस है। अब यहां पर बड बन रहा है, न्यूक्लियस एलोंगेट कर रहा है, दिस इज फॉर्मिंग अ बड। साइटोप्लाज्म डिवाइड हो गया, अब एक नया बड बन गया जिसमें न्यूक्लियस भी है। अब क्या होगा, ये बड ना यीस्ट की बॉडी से जुड़े रहते हैं क्योंकि उनको सपोर्ट भी मिलता है, न्यूट्रिशन भी मिलता है। ठीक है, तो एक बड बना, उससे दूसरा बना, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा। जब ये खूब सारे बड्स बन जाएंगे तो फिर वो गिर जाते हैं। पहले तो इंडिविजुअल की बॉडी से चिपके रहेंगे क्योंकि उनको न्यूट्रिशन वगैरह चाहिए, बट जब वो मैच्योर हो जाते हैं और खूब सारे हो जाते हैं नंबर में, तो इंडिविजुअल की बॉडी से हट जाएंगे और नए यीस्ट फॉर्म कर लेंगे। आगे बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन। चलो, स्पोर फॉर्मेशन क्या होता है? स्पोर्स आर माइक्रोस्कोपिक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज विद थिक वॉल। स्पोर्स छोटी छोटी, बहुत ही छोटी एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव बॉडीज हैं। मतलब स्पोर जैसे होता है ना, डॉट 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 लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, और ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यहीं से न्यू इंडिविजुअल डेवलप होता है। ठीक है, इसके आर पर एक थिक वॉल बन जाती है, दिस इज नोन एज स्पोरेंजियम। ये जो यहाँ पे बल्ब लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोर्स आर फॉर्म्ड इन स्पोरेंजियम, तो इसी स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर्स फॉर्म होते हैं। तो स्पोरेंजियम की वॉल बहुत थिक होती है। जब बहुत ज़्यादा स्पोर्स फॉर्म हो जाते हैं, अगेन क्या होता है, स्पोरेंजियम की वॉल टूटती है। जब भी स्पोर्स मैच्योर हो जाते हैं, स्पोरेंजियम की जो वॉल है, थिकर वॉल है, वो टूटती है, सारे स्पोर्स नीचे गिरते हैं और वो सारे स्पोर्स नए ऑर्गेनिज्म फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, ईच स्पोर ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म। फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंट क्या होते हैं? छोटे सा टुकड़ा, छोटा सा पार्ट। व्हाट इज फ्रेगमेंट? छोटा सा टुकड़ा कह सकते हैं फ्रेगमेंट को, छोटा सा पार्ट कह सकते हैं। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू 2 और मोर फ्रेगमेंट्स। इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दो से ज्यादा फ्रेगमेंट में ब्रेक होता है, एंड ईच फ्रेगमेंट डेवलप्स इनटू एन अडल्ट इंडिविजुअल। और ये जो टुकड़ा हुआ, ये जो फ्रेगमेंट बना, ये फ्रेगमेंट एक अडल्ट इंडिविजुअल फॉर्म कर लेता है। फॉर एग्जांपल स्पायरोगिरा। स्पायरोगिरा में देखो स्पाइरल फॉर्म में न्यूक्लियस होता है, खूब सारे न्यूक्लियस होते हैं। तो स्पायरोगिरा को आप कहीं से भी तोड़ोगे वहां न्यूक्लियस मिलेगा ही मिलेगा, तो नया इंडिविजुअल बनेगा ही बनेगा। तो ये जो स्पायरोगिरा है ना, देखो ऐसे स्पाइरल फॉर्म में है, इसको बीच में से सपोज इट टूट गया, ठीक है, तो फ्रैगमेंट 1, फ्रैगमेंट 2, फ्रैगमेंट 3, ये सारे फ्रैगमेंट्स एक नए इंडिविजुअल्स में ग्रो कर जाएंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रैगमेंटेशन। रीजनरेशन। What is regeneration? The process of getting back a full organism from the body part of the present individual is called regeneration. देखो, कभी भी कोई ऑर्गेनिज्म का बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाए
और उस लॉस्ट बॉडी पार्ट से एक पूरा इंडिविजुअल फॉर्म हो जाए, उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। रीजनरेशन एक प्रॉपर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस भी नहीं है। कभी कभी रीजनरेशन में एक नया ऑर्गेनिज्म बनता भी नहीं है, जैसे कि हमारे नाखून टूट जाते हैं, नाखून दोबारा से ग्रो कर गया, दैट इज रीजनरेशन। छिपकली जब अपनी पूंछ छोड़ देती है, लिजर्ड जब अपनी टेल छोड़ देती है, तो उसकी टेल से एक नई छिपकली नहीं फॉर्म होती, पर उसको भी हम रीजनरेशन कहते हैं, रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं। स्टारफिश में क्या होता है, स्टारफिश की एक छोटी सी भी आर्म कट जाए, वो आर्म एक नई स्टारफिश बना लेती है, दैट इज रीजनरेशन। रीजनरेशन और फ्रेगमेंटेशन में यही फर्क है। फ्रेगमेंटेशन में नए इंडिविजुअल्स फॉर्म हो रहे हैं क्योंकि वहां पे न्यूक्लियस बहुत ज्यादा है। रीजनरेशन में रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, फ्रेगमेंटेशन में ऐसे कोई सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। रीजनरेशन की खासियत है, यहां पे रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हाइड्रा भी रीजनरेशन कर लेता है, प्लनेरिया भी रीजनरेशन कर लेता है, तो दिस इज प्लनेरिया, है ना। तो प्लनेरिया की अगर बॉडी टूटेगी, वो कोई भी लॉस्ट बॉडी पार्ट होगा, तो यहां से एक नया इंडिविजुअल वो फॉर्म कर लेगा, है ना। अब देखो मिडल पार्ट से वो नया इंडिविजुअल फॉर्म नहीं कर रहा, बट इस वाले और इस वाले पार्ट से वो नया इंडिविजुअल फॉर्म कर रहा है। तो रीजनरेशन में नया इंडिविजुअल फॉर्म हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। और याद रखना, फ्रेगमेंटेशन बहुत ही लोअर लेवल ऑर्गेनिजम्स में होता है, रीजनरेशन हाईली डेवलप्ड ऑर्गेनिजम्स में भी होता है, लाइक स्टारफिश। तो यहाँ पे देखो, स्टारफिश की अगर ये छोटी सी आर्म यहाँ पे कट गई, तो यहाँ पे रीजनरेटिव सेल्स प्रेजेंट है, इससे भी एक नई स्टारफिश बन जाएगी और ये अपनी आर्म दोबारा से ग्रो भी कर लेगी। अब हम करेंगे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी के हैं। हाउ डज बाइनरी फिजन डिफरेंट फॉर मल्टीपल फिजन? तो ये आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको अभी कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। तो राइट द आंसर इन कमेंट सेक्शन। अभी मैंने आपको बताया था कि बाइनरी फिजन कैसे डिफरेंट है मल्टीपल फिजन से। नेक्स्ट, हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स? ये भी एनसीईआरटी का इंडेक्स क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आ सकता है कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म स्पोर फॉर्मेशन यूज करके रिप्रोडक्शन करता है, तो वो कैसे उसका बेनिफिट रहेगा। देखो, स्पोर्स का फायदा क्या है, स्पोर्स आपके स्पोरेंजियम में होते हैं, तो स्पोर्स प्रोटेक्टिव रहते हैं, तो प्रोटेक्शन मिलता है उसको बिकॉज ऑफ दैट स्पोरेंजियम। तो देखते हैं कैसे लिखना है। एन ऑर्गेनिज्म इज बेनिफिटेड बाय रिप्रोड्यूसिंग थ्रू द स्पोर्स बिकॉज स्पोर्स आर सराउंडेड बाय थिक लेयर व्हिच प्रोटेक्ट्स देम इन एडवर्स कंडीशंस। मैंने बताया ना, स्पोरेंजियम के आर पार एक थिक लेयर होती है, तो अगर कंडीशंस खराब भी हो जाए तो स्पोर्स उसमें से सिक्योर रहते हैं। व्हेन फेवरेबल कंडीशंस अकर, जब कंडीशंस फेवरेबल होते हैं, दी स्पोर्स स्टार्ट्स टू ग्रो अगेन, स्पोर्स दोबारा से मैच्योर होने लगते हैं, स्पोर्स दोबारा से ग्रो करने लगते हैं। इन दिस वे दे आर सक्सेसफुली लिव इन अनफेवरेबल कंडीशंस। तो फायदा क्या है, स्पोर्स हमारे अनफेवरेबल कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाते हैं। Can you think of reasons why more complex organisms cannot give rise to new individual through regeneration? आप रीजंस बता सकते हो, लाइक मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन बींग्स, हम रीजनरेशन क्यों नहीं कर पाते हैं? मतलब रीजनरेशन तो हम कर लेते हैं, बट हम न्यू इंडिविजुअल्स को क्यों क्रिएट नहीं कर पाते? अब हमारा नाखून कट गया, तो नाखून से एक नया इंडिविजुअल थोड़ा बन जाएगा। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज हमारी बहुत ही कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन है। हम रीजनरेशन कर लेंगे, हम नाखून दोबारा से ग्रो कर लेंगे, बट टूटे हुए नाखून से एक नया इंडिविजुअल नहीं बनेगा, बिकॉज वी हैव कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन, वी हैव टिश्यूज, वी हैव ऑर्गन्स, वी हैव ऑर्गन सिस्टम्स। हमारी बॉडी काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो हम लिखेंगे इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड सेल्स मेक अप टिश्यूज। हमारे सेल्स जो हैं वो टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज मेकअप ऑर्गन्स, टिश्यूज ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स मेकअप ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, एंड फाइनली ऑर्गन सिस्टम मेकअप ऑर्गेनिजम्स, और फाइनली ऑर्गन सिस्टम ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं। Since complex multicellular organisms have high degree of organization in their body, high degree of organization का मतलब है complex part present है, different systems present है, excretory system, respiratory system, digestive system, they cannot be produced from the cut body part by the process of regeneration। तो किसी की थोड़ी सी फिंगर कट गई तो उस फिंगर से नया इंडिविजुअल कभी भी फॉर्म नहीं होगा बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लेक्स बॉडी डिजाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज डीएनए कॉपिंग एन एसेंशियल प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन? तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, तो ये आप सेम वही वाला प्रिपेयर कर लेना। अब हम बात करते हैं अगली एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, दैट इज योर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होती है वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ प्लांट, ऐसे पार्ट्स ऑफ प्लांट जिसको खाया जा सकता है। सारे पार्ट्स प्लांट के नहीं खाए जा सकते, बट कुछ कुछ प्लांट्स के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स खाए जा सकते हैं, लाइक रूट हो गया, स्टेम हो गया, लीव्स हो गया, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि दो टर्म्स होती हैं इसमें, प्रोपेग्यूल और प्रोपोगेशन। प्रोपेग्यूल क्या है? अ स्मॉल प्लांट पार्ट। प्रोपेग्यूल मतलब
प्लांट का एक छोटा सा पार्ट, वो बड हो सकता है, वो स्टेम हो सकता है, वो रूट हो सकता है, एक्सेट्रा। प्रोपिगेशन क्या है? इसी स्मॉल पार्ट से अगर एक नया प्लांट बन रहा है, दैट इज प्रोपोगेशन, है ना। तो अब देखो, this is an asexual mode of reproduction in which vegetative parts mainly stem, roots and leaves give rise to new individual। एक छोटे से प्रोपिग्यूल से एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है। ये प्रोपिग्यूल आपका स्टेम हो सकता है, प्रोपिग्यूल आपका रूट हो सकता है, प्रोपिग्यूल आपका लीव्स हो सकता है। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन दो तरह की होती है, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। सबसे पहले बात करते हैं नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मतलब इसमें प्लांट रिप्रोड्यूस करते हैं बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, बट इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होता। फॉर एग्जांपल बाय लीव्स ऑफ सम पॉइंट्स प्रोड्यूस बड्स ऑन देयर मार्जिन्स। ठीक है, सॉरी ये प्लांट्स है, यहाँ मैंने पॉइंट्स लिख दिया गलती से, इसको प्लांट्स कर लेना। जैसे ब्रायोफिलम प्लांट होता है, उसकी लीव्स पे, उसकी लीव्स के मार्जिन पर आप देखो ये बड्स डेवलप होने लगते हैं। दीज बड्स डेवलप इन अ न्यू प्लांट, और यहाँ ये बड न्यू प्लांट बना रहा है, मतलब लीफ से एक नया प्लांट बन रहा है, इसलिए उसको वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में डाला गया है। बाय स्टेम, इन मैनी प्लांट्स अंडरग्राउंड स्टेम प्रोड्यूसेस एरियल शूट्स एनुअली अंडर फेवरेबल कंडीशन। काफी प्लांट्स में स्टेम से एक नया प्लांट बन जाता है। ये जैसे आपका जिंजर है, अदरक, एक स्टेम है किसी प्लांट की, जो आलू है ये भी स्टेम है किसी प्लांट की। तो स्टेम से क्या होता है, ये ऐसी स्टेम्स होती हैं जो अंडरग्राउंड होती हैं। ठीक है, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिससे स्टेम अंडरग्राउंड होती है और उसी स्टेम से एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो जाता है, एक नया प्लांट फॉर्म हो जाता है। बाय रूट्स, जैसे आपका स्वीट पोटैटो हो गया, कैरेट हो गई, रूट्स प्रोड्यूस बड्स दैट डेवलप इन अ न्यू प्लांट। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें रूट से ही एक नया प्लांट बन जाता है। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आप देख सकते हो लीव्स से भी हो सकती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन स्टेम से भी हो सकती है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रूट से भी हो सकती है। आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी क्या होता है, कटिंग हो गया। देखिए कटिंग में क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। कटिंग में आप क्या करते हो, आपने रोज लिया, ठीक है, रोज को कट किया, ठीक है, और इस रोज को किसी और रोज प्लांट में लगा दिया। किसी और रोज प्लांट में लगाने का मतलब है, जैसे कि रेड कलर का रोज था, आपने व्हाइट वाले रोज प्लांट में लगा दिया उसको, ठीक है, स्टेम कट करी और स्टेम उसके ऊपर लगा दी, ठीक है, अटैच कर दी। अब आप देखोगे वो नए वाले रोज प्लांट्स में दो डिफरेंट कलर के फ्लावर्स निकलने लगेंगे, रेड भी और व्हाइट भी। तो ये होता है आर्टिफिशियल, जिसमें हम अपने मनपसंद कैरेक्टरिस्टिक्स प्लांट्स में इंक्लूड कर रहे हैं। ग्राफ्टिंग, ग्राफ्टिंग में क्या होता है, दो सिमिलर तरह के प्लांट, जैसे लेमन और ऑरेंज सिमिलर तरह के फ्रूट्स हैं, इसको हम ग्राफ्ट कर देते हैं। ग्राफ्ट करने का क्या मतलब है, हम क्या करते हैं, एक प्लांट को जैसे यहाँ पे कट किया, जिसको कट किया दैट इज कायन, और जो नीचे हमारा बेस है प्लांट का दैट इज स्टॉक। अब मान लो आपने क्या किया, ये ऑरेंज का प्लांट था, इसको यहाँ से कट कर दिया और लेमन के प्लांट को लाकर आपने इस ऑरेंज के ऊपर ग्राफ्ट कर दिया, मिला दिया। मतलब नीचे वाला जो स्टॉक है मान लो वो ऑरेंज प्लांट का है, और ऊपर जो आपने नया प्लांट कट करके लाया दैट इज लेमन। अब इसको रैप कर देंगे, सेलोफोम शीट लेके अच्छे से रैप कर देंगे। अब क्या होगा, अब जो पेड़ बनेगा है ना, इसके आगे जो प्लांट बनेगा या ट्री बनेगा, उसमें दोनों तरह के फ्रूट्स उगेंगे, लेमन भी और ऑरेंज भी। ठीक है, इसको आपको बोर्ड एग्जाम में एक्सप्लेन करना नहीं आएगा, क्योंकि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के सिर्फ नाम दिए हुए हैं, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर नहीं दी है, मतलब एनसीईआरटी में तो ये सिर्फ आप नाम पढ़ना है। लेयर, जैसे हिपिकस होता है, शॉर्ट पार्ट ऑफ प्लांट्स, हम क्या करते हैं, उसकी किसी एक ब्रांच को एक्सटेंड करके ऐसे मिट्टी के अंदर डाल देंगे, तो यहाँ से नया प्लांट बन जाएगा। दिस इज नोन एज लेयरिंग। टिश्यू कल्चर, तो टिश्यू कल्चर हमें इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई टिश्यू कल्चर का बॉक्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो पढ़ लेते हैं मोर टू नो में। इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यू और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट। टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, प्लांट की ग्रोइंग टिप लेते हैं, वहां से हम कुछ प्लांट्स या कुछ सेल या टिश्यूज को सेपरेट कर लेंगे। ग्रोइंग टिप मतलब एपिकल मेरिस्टम, मेरिस्टमेटिक टिश्यू जो आपने 9th में पढ़ा था। The cells are then placed in artificial medium where they divide rapidly to form a small group of cell और callus। फिर इसको हम लेबोरेटरी में लेके जाएंगे, एक ट्रे में रखेंगे और वहां पर आर्टिफिशियल मीडियम प्रोवाइड करेंगे, जहां पे सेल्स क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे और एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेंगे जिसको कैलस कहते हैं। द कैलस इज ट्रांसफर टू अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स फॉर ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। फिर एक और ट्रे हमने तैयार की होती है जहां पे हमने प्लांट हार्मोन्स डाले होते हैं, ये वाला कैलस उसमें इंट्रोड्यूस कर देंगे, जहां पर इसको हार्मोन्स मिलेंगे तो ये ग्रो करेगा और डिफरेंशिएट होगा। द प्लांटलेट्स are then placed in soil so that they grow into mature plants। और उस हम ट्रे में देखेंगे छोटे छोटे प्लांट्स उगना शुरू हो जाएंगे। इन प्लांट्स को हम फिर हम सॉइल में डालेंगे और एक नया प्लांट फॉर्म कर देंगे।
अब इसका फायदा क्या होता है, अंडर टिश्यू कल्चर मेनी प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम वन पेरेंट इनटू डिजीज फ्री कंडीशन। डिजीज फ्री कंडीशन में प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, किसी भी तरह की डिजीज उनको अटैक नहीं करती है। दिस टेक्निक इज कॉमनली यूज फॉर ऑर्नामेंटल प्लांट्स। ऑर्नामेंटल प्लांट्स होते हैं जो सजावट के लिए यूज होते हैं, ऐसे प्लांट्स के लिए टेक्निक यूज होता है। अब हमने ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म कर लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सो इट इज अ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच बोथ द पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जिसमें दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इन सच प्रोसेस देयर इज कंबाइनिंग ऑफ डीएनए फ्रॉम टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। तो यहां पर क्या होता है, यहां पे दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स का डीएनए कंबाइन होता है, इसलिए वेरिएशन ज्यादा होते हैं, चेंजेस ज्यादा होते हैं, बिकॉज मेल और फीमेल का डीएनए कंबाइन करता है। दिस इज अचीव बाय प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड मियोसिस। तो दो तरह का सेल डिवीजन होता है, जो नॉन रिप्रोडक्टिव सेल्स में सेल डिवीजन होता है दैट इज माइटोसिस, और जो रिप्रोडक्टिव सेल्स में सेल डिवीजन होता है दैट इज मियोसिस। तो मियोसिस क्या है, इज अ प्रोसेस वे सिंगल सेल डिवाइड्स ट्वाइस टू प्रोड्यूस 4 सेल्स। माइटोसिस में तो 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं, बट मियोसिस में क्या होता है, 4 डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। एक सिंगल सेल 2 बार डिवाइड करता है, कंटेनिंग हाफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन। जो आपके नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो हाफ हो जाते हैं। जैसे अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम है तो दोनों डॉटर सेल्स में 23 हो जाएंगे। इससे फायदा क्या होगा, 23 क्रोमोसोम्स मेल सेल में आ गए, 23 क्रोमोसोम्स फीमेल सेल में आ गए। जब मेल और फीमेल सेल्स आपस में फ्यूज करेंगे और एक जाइगोट फॉर्म होगा तो वापस से ऑफस्प्रिंग में 46 क्रोमोसोम्स हो जाएंगे। वन जर्म सेल इज लार्ज एंड कंटेन द फूड स्टोर्स। एक जर्म सेल बड़ा होता है जो फूड को स्टोर करता है, जैसे एग सेल होता है ना, दैट इज एग सेल। जैसे फीमेल का जो एग सेल होता है वो जर्म सेल लार्जर इन साइज होता है क्योंकि वो फूड को स्टोर कर रहा है, व्हाइल द अदर इज स्मॉलर एंड लाइकली टू बी मोटाइल। दूसरा जर्म सेल छोटा होता है बट वो मूवमेंट करता है, जैसे स्पर्म सेल। कन्वेंशनली मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड मेल गैमेट। जो जर्म सेल मूव करता है और साइज में छोटा होता है उसको मेल गैमेट कहते हैं। एंड द जर्म सेल कंटेनिंग स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड द फीमेल गैमेट, दैट इज एक्स सेल। और वो जर्म सेल जिसमें स्टोर्ड फूड होता है उसको हम फीमेल गैमेट कहते हैं, यानी कि एक्स सेल। द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म्स होते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स का पढ़ने वाले हैं, तो एंजियोस्पर्म्स का पढ़ने वाले हैं जिसमें फ्लावर्स ग्लो करते हैं, आर लोकेटेड इन द फ्लावर। तो बेसिकली फ्लावर ही है जो मेन रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर, सेपल, पेटल, स्टेमन, पिस्टल, बट अभी हम इसको दोबारा से पढ़ेंगे। तो ये जो है दिस इज कॉल्ड सेपल। ये जो पंक्तियां हैं फूलों की, दिस इज योर पेटल। अब मैं आपको बताता हूं मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये एंथर है और ये नीचे फिलामेंट है। और ये जो बीच में आपको ये दिख रहा है, दिस इज योर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दैट इज पिस्टल। ठीक है, यहाँ जिसको कार्पेल भी कहते हैं, पिस्टल भी कहते हैं, कार्पेल भी कहते हैं। इसके 3 पार्ट्स हैं, दिस इज स्टिग्मा, दिस ट्यूब इज स्टाइल एंड दिस इज योर ओवरी। स्टेमन एंड पिस्टल आर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर विच कंटेन जर्म सेल। तो स्टेमन और पिस्टल, ठीक है, स्टेमन और पिस्टल मतलब मेल और फीमेल पार्ट्स ऑफ फ्लावर है जिसमें जर्म सेल्स होते हैं। स्टेमन में मेल जर्म सेल होता है, पिस्टल में फीमेल जर्म सेल होता है। द फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल, फ्लावर यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है, जैसे पपाया, वाटरमेलन, जिसमें एक ही चीज प्रेजेंट है, या तो उसमें सिर्फ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा या तो सिर्फ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होगा, या तो सिर्फ स्टेमन होगा या तो सिर्फ पिस्टल होगी। और कुछ फ्लावर्स बाइसेक्सुअल भी होते हैं। बाइसेक्सुअल मतलब लाइक हिबिस्कस और मस्टर्ड व्हेन इट कंटेन्स बोथ स्टेमन एंड पिस्टल। कुछ फ्लावर्स में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी प्रेजेंट होगा, स्टेमन भी प्रेजेंट होगा, पिस्टल भी प्रेजेंट होगा, उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर्स कहते हैं। Stamen is the male reproductive part and it contains pollen grains that are yellowish in color। तो देखो ये एक्चुअल डायग्राम है स्टेमन की, इसके एंथर में यहाँ पे पोलन ग्रेन्स होते हैं, तभी आप कभी फूल को तोड़ो तो ऐसे येलो येलो कलर आपके हाथ पे लग जाता है, वो बेसिकली पोलन ग्रेन्स हैं जो येलोविश इन कलर होते हैं। पिस्टल इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ अ फ्लावर। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। तो पिस्टल कहाँ प्रेजेंट होता है, फ्लावर के सेंटर में। एंड इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। जो पिस्टल है वो 3 पार्ट्स का बना हुआ है। द स्वॉलन बॉटम पार्ट इज ओवरी। जो स्वॉलन बड़े से साइज का बॉटम में ये पार्ट आ रहा है, दिस इज ओवरी, ठीक है। मिडल एलोंगेटेड पार्ट इज द स्टाइल, और ये जो एलोंगेटेड पार्ट है ये बीच में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, दिस इज योर स्टाइल। एंड टर्मिनल पार्ट विच में बी स्टिकी इज द स्टिग्मा, और ये जो टर्मिनल पार्ट है थोड़ा सा स्टिकी होता है, इसको स्टिग्मा कहते हैं। यहीं पर पोलन ग्रेन्स हमारे लैंड करते हैं।
द ओवरी कंटेन्स ओव्यूल्स एंड ईच ओव्यूल हैज एन एग सेल। तो अगर आप ओवरी में देखोगे ये ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसी ओव्यूल में एग सेल होता है, यहीं पर पोलन को पहुंचना है और यहीं पर फ्यूजन को होना है। The male germ cell by pollen grain fuses with the female gamete present in the ovule। तो ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट है और पोलन के अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट है। अगेन आई एम रिपीटिंग, ओव्यूल के अंदर फीमेल गैमेट प्रेजेंट है, पोलन के अंदर मेल गैमेट प्रेजेंट है। तो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को यहाँ पे फ्यूज होना होता है। दिस फ्यूजन ऑफ द जर्म सेल्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, इस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, गिव्स अस द जाइगोट, और इसकी वजह से क्या फॉर्म होता है, जाइगोट फॉर्म होता है, विच इज कैपेबल ऑफ ग्रोइंग इनटू अ न्यू प्लांट। और यही जो जाइगोट बनता है यही आगे जाके एक न्यू प्लांट को फॉर्म कर लेता है। Thus the pollen needs to be transferred from stamen to the stigma। तो देखो यहां से ये जो स्टेमन है यहां से स्टिग्मा तक जाना है हमारे पोलन्स को। स्टेमन में भी मैं एंथर की बात करूं तो एंथर से पोलन्स को स्टिग्मा में ट्रांसफर होना है। इफ दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन अकर इन सेम फ्लावर, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट है, तो एक ही फ्लावर में ट्रांसफर हो रहा है, इट इज नोन एज सेल्फ पॉलिनेशन। जब पोलन ग्रेन्स एक ही फ्लावर के मेल पार्ट से उसी फ्लावर के फीमेल पार्ट में ट्रांसफर हो रहे हैं उसको सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब है जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में आपके पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, इफ द पोलन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द वन फ्लावर टू द अनदर, और अगर पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर हो रहे हैं, इट इज नोन एज क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर इज अचीव्ड बाय। अब पोलन ग्रेन्स एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में ट्रांसफर कैसे होते हैं, कौन से प्रोसेस हैं जो इनको ट्रांसफर करते हैं, जैसे विंड हो गया, हवा के चलने की वजह से, वाटर मतलब रेन की वजह से, या एनिमल्स की वजह से। ठीक है, और वाटर का एक और है जैसे एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स में कैसे पोलन ग्रेन्स ट्रांसफर होंगे, वाटर के थ्रू होंगे। एनिमल्स में इंसेक्ट्स आ गए, कोई इंसेक्ट पहले मेल पार्ट पे बैठा, उसके विंग्स पर पोलन ग्रेन्स लग गए, फिर वो फीमेल पार्ट पे बैठा तो वो जो पोलन ग्रेन्स हैं उसके विंग से सीधा स्टिग्मा में चले गए। आफ्टर द पोलन लैंड्स ऑन अ सूटेबल स्टिग्मा। अब देखो जब ये पोलन स्टिग्मा पर लैंड करता है, इट हैज टू रीच द फीमेल जर्म सेल विच आर इन द ओवरी, बट स्टिग्मा पे लैंड करने से कुछ नहीं होगा। अगर रिप्रोडक्शन होना है तो इसको यहां तक तो पहुंचना पड़ेगा, और ये स्टाइल एक ट्यूब है जो इसको यहां तक ले जा सकती है। अब यहां पे क्या होता है, फॉर दिस अ ट्यूब ग्रोज आउट ऑफ द पोलन ग्रेन। अब स्टाइल के अंदर एक ट्यूब डेवलप होती है। क्या होता है, पोलन ग्रेन से एक ट्यूब डेवलप होती है और इस ट्यूब के थ्रू पोलन ग्रेन आगे ट्रांसफर करता है, ट्रेवल्स थ्रू द स्टाइल, स्टाइल के थ्रू ट्रेवल करता है टू रीच द ओवरी। और कहां पे पहुंच जाता है, ओवरी में पहुंच जाता है। और जब वो ओवरी में पहुंच गया तब क्या होगा, तब तो फ्यूजन होगा ही होगा। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द जाइगोट डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म एन एम्ब्रियो। अब जब ये ओवरी में आ गया, ओव्यूल में आ गया, वहां पे वो फीमेल एग सेल से कंबाइन करा तो एक जाइगोट फॉर्म हो गया। अब ये जो जाइगोट है ये काफी बार डिवाइड करता है और एक ग्रुप ऑफ सेल्स बना लेता है जिसको एम्ब्रियो कहते हैं। एम्ब्रियो में अराउंड 60 to 80 सेल्स प्रेजेंट होते हैं। द ओव्यूल डेवलप्स अ टफ कोट। अब देखो ये आर पर जो ओव्यूल है वो एक टफ सा कोट डेवलप कर लेता है और वो सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही सीड बनता है। द ओवरी ग्रोज रैपिडली एंड राइपन टू फॉर्म अ फ्रूट। और यही जो ओवरी है वो ग्रो करेगी और सीड के बाहर क्या बन जाएगा, एक फ्रूट बन जाएगा। सो देखो कितनी ज्यादा जो है इंटरेस्टिंग प्रोसेस होता है यहां पर। द सीड कंटेन्स अ फ्यूचर प्लांट और एम्ब्रियो विच डेवलप्स इनटू अ सीडलिंग अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। अब देखो सीड के अंदर क्या होता है, हमारा फ्यूचर प्लांट प्रेजेंट होता है। सीड के अंदर क्या होता है, हमारा एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, ग्रुप ऑफ सेल प्रेजेंट होता है जो एप्रोप्रिएट कंडीशन में ग्रो करता है। मतलब कहते हैं ना सीड जर्मिनेट हो गई, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं जर्मिनेशन, है ना। जब सीड हमारी मैच्योर हो जाती है उस प्रोसेस को कहते हैं हम जर्मिनेशन। चलो जी, अब हम पहले सीड की डायग्राम में आपको समझा देता हूं, फिर ह्यूमन बीइंग्स का रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं। देखो ये सीड है, ये जर्मिनेट हो गई, ठीक है। ये जो दो हिस्से यहां पे बने, दिस इज कॉटिलेडन। कॉटिलेडन क्या करता है, फूड को स्टोर करता है। और बीच में आ गया हमारा प्लूम्यूल और रेडिकल। ये जो अपर पार्ट है दिस इज प्लूम्यूल, ये फ्यूचर शूट बनाएगा। शूट मतलब वो पार्ट ऑफ द प्लांट जो जमीन से ऊपर है। और जो नीचे वाला पार्ट है रेडिकल, ये फ्यूचर रूट बनाता है, मतलब हमारे रूट्स फॉर्म करता है।
चलिए अब हम बात करते हैं ह्यूमन बींग्स की, है ना। हमने सारे रिप्रोडक्शन पढ़ लिए, अब हम ह्यूमन बींग्स का रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो देखो ह्यूमन बींग्स में दो तरह के सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, एक को प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं, एक को सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं, जैसे मेल्स में टेस्टीज जो होते हैं वो बर्थ से ही मेल में प्रेजेंट होते हैं, फीमेल्स में जो ओवरीज होती है वो बर्थ से ही प्रेजेंट होती है। तो दीज आर प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। द सेक्सुअल कैरेक्टर्स विच आर प्रेजेंट एट बर्थ आर कॉल्ड प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। दे इंक्लूड इंटरनल एक्सटर्नल सेक्स ऑर्गन्स। जो सेक्स ऑर्गन्स होते हैं वो बचपन से ही प्रेजेंट होते हैं बेबीज में एट द टाइम ऑफ देयर बर्थ। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कौन से होते हैं? ऐसे सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो बर्थ से प्रेजेंट नहीं होते, बट जब ऑर्गेनिज्म प्यूबर्टी को हिट करता है तब वो कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, उसको हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। द सेक्सुअल कैरेक्टर्स विच आर डेवलप्ड एट प्यूबर्टी, सेक्सुअल कैरेक्टर जो प्यूबर्टी में डेवलप होते हैं उसको सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी क्या है? द एज एट विच गैमीट्स एंड सेक्स हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड। वो एज जिसमें गैमीट फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, वो एज जिसमें सेक्स हार्मोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। एंड द बॉय और गर्ल बिकम सेक्सुअली मैच्योर, और बॉय और गर्ल सेक्सुअली मैच्योर हो जाते हैं जिस एज पर, उसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। अब प्यूबर्टल एज याद रखनी है, हर इंडिविजुअल में अलग अलग होती है। तो यहां पे जो मैं आपको प्यूबर्टल एज बता रहा हूं वो एक जनरल है, वो एक हमने जनरल प्यूबर्टल एज लिए, बट हाँ ये हर इंडिविजुअल में वेरी करती है। फीमेल प्यूबर्टल एज इज 10 to 12 ईयर्स, और जो मेल प्यूबर्टल एज होती है वो 13 to 14 ईयर्स होती है। तो याद कर लेना, ये एक जनरल सिनेरियो है कि फीमेल की जो प्यूबर्टल एज होती है वो 10 to 12 ईयर्स होती है, और जो मेल की प्यूबर्टल एज होती है वो 13 to 14 ईयर्स होती है। द अपीयरेंस ऑफ द बॉडी चेंजेस। अब प्यूबर्टी में क्या होता है, हमारी बॉडी का अपीयरेंस चेंज हो जाता है, प्रोपोर्शंस चेंजेस, है ना। प्रोपोर्शन मतलब बॉडी पार्ट्स हमारे बढ़ने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, न्यू फीचर्स अपीयर, और कुछ नए नए फीचर्स अपीयर होते हैं, सो डू न्यू सेंसेशंस, और इंडिविजुअल के अंदर कुछ कुछ सेंसेशंस, कुछ कुछ फीलिंग्स डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। द रेट ऑफ जनरल बॉडी ग्रोथ बिगन्स टू स्लो डाउन, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बिगन टू मैच्योर। आप देखना प्यूबर्टी के टाइम ना हाइट बढ़ना थोड़ा रुक जाती है। क्यों? क्योंकि इस 1 से 2 साल के बीच में बॉडी का जो मेन फोकस रहता है वो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज को बढ़ाना, सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करना। तो थोड़ी देर के लिए हमारी बॉडी ग्रोथ रुक जाती है, जब हम प्यूबर्टी को पार करते हैं फिर से हमारी हाइट बढ़ना शुरू हो जाती है। अब हम सबसे पहले कुछ कॉमन फीचर्स पढ़ेंगे जो मेल्स और फीमेल्स में दोनों में होते हैं। थिक हेयर ग्रोइंग इन न्यू पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के न्यू पार्ट्स में जब भी कोई इंडिविजुअल प्यूबर्टी हिट करता है, मेल फीमेल दोनों में होता है, आर्मपिट्स पर जो है बाल उगना शुरू हो जाते हैं, जेनिटल एरिया बिटवीन थाइज में हेयर ग्रोथ होना शुरू हो जाती है, विच कैन ऑल्सो बिकम डार्कर इन कलर। और जो जेनेटिक एरिया होता है वो थोड़ा सा डार्क स्किन, डार्कर हो जाता है कलर में। थिनर हेयर कैन ऑल्सो अपीयर्स इन लेग्स एंड आर्म्स। लेग्स और आर्म पे थिन थिन हेयर डेवलप होने लगते हैं, और फेस पे भी हेयर डेवलप होने लगते हैं। ये मेनली मेल्स में होता है। द स्किन फ्रीक्वेंटली बिकम्स ऑयली। स्किन देखना इस वक्त ऑयली होने लगती है। वी माइट बिगिन टू डेवलप पिंपल्स, और ऑयली स्किन होगी तो पिंपल्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। वी बिगिन टू बी कॉन्शियस एंड अवेयर ऑफ बोथ आवर ओन बॉडीज एंड दोज अदर्स इन न्यू वेज। तो इस वक्त क्या होता है, नए नए चेंजेस आते हैं जो हर इंडिविजुअल के लिए नए होते हैं, तो हम अपनी बॉडी पे भी फोकस करने लगते हैं और दूसरे की बॉडी पर भी फोकस करने लगते हैं। अब हम कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स पढ़ेंगे जो सिर्फ फीमेल्स में होता है। ब्रेस्ट साइज बिगिंस टू इंक्रीज, ब्रेस्ट का साइज बढ़ने लगता है, विद डार्कनिंग ऑफ स्किन ऑफ द निप्पल्स एट द टिप ऑफ द ब्रेस्ट। और जो निपल्स जो होते हैं, जो ब्रेस्ट की टिप होती है, ठीक है, वहाँ की जो स्किन होती है वो डार्कन होने लगती है। गर्ल्स बिगिन्स टू मेंस्ट्रुएट एट अराउंड दिस टाइम, और ये वो टाइम होता है जब मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में पीरियड्स कहते हैं। वाइडनिंग ऑफ एब्डोमेन रीजन, क्योंकि फीमेल बॉडी अपने आप को प्रिपेयर करती है जिससे कि उसको आगे जाके जब वो मैच्योर हो उसको एक बच्चे को कैरी करना पड़ता है फॉर 9 मंथ्स, ठीक है। तो जो एब्डोमेन रीजन है, बिलो वेस्ट वाला रीजन है, वो थोड़ा सा वाइडन हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल्स। बॉयज बिगिन टू हैव थिक हेयर ग्रोथ ऑन द फेस, तो बियर्ड आने लगती है, बॉयज में थिक हेयर ग्रोथ होने लगती है। देयर वॉइसेस बिगिन टू क्रैक, और उनकी जो वॉइसेस है, आवाज है, वो क्रैक होने लगती है जब एडम्स एप्पल डेवलप होता है। फर्दर द पीनस ओकेजनली बिगिंस टू बिकम एनलार्ज एंड एरेक्ट, तो पीनस क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो एनलार्ज होने लगता है, एरेक्ट होने लगता है, फुल साइज में आने लगता है, ईदर इन डे ड्रीम्स और एट नाइट। ये डे ड्रीम्स में भी हो सकता है या रात को सोते वक्त भी हो सकता है।
ऑल ऑफ दीज चेंजेस टेक्स प्लेस स्लोली, बट याद रखना ये सारे चेंजेस बहुत ही स्लोली होते हैं, ओवर अ पीरियड ऑफ मंथ्स एंड ईयर्स, एकदम से नहीं होते, इट टेक्स मंथ्स, इट टेक्स ईयर्स, दे डू नॉट हैपन ऑल एट द सेम टाइम इन वन पर्सन, ऐसा नहीं सबके साथ हो जाएगा एक ही सब, किसी में हो सकता है दाढ़ी थोड़ा लेट आए, किसी में जल्दी आ जाए, है ना, डिपेंड्स। और इवन पीरियड्स भी किसी गर्ल में जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं, किसी में थोड़ा सा टाइम लगता है, नॉर दे हैपन एट एन एग्जैक्ट एज, ऐसा नहीं एग्जैक्ट एज पे आते हैं, जैसे हमने 10 to 12 ईयर्स एक एवरेज एज ली है, बॉयज में 13 to 14 ईयर्स एक एवरेज एज ली है, इन सम पीपल दे हैपन अर्ली एंड क्विकली, कुछ लोगों में वो जल्दी आते हैं, क्विकली आते हैं, वाइल इन अदर्स दे कैन हैपन स्लोली, और बाकी लोगों में वो स्लोली भी हो सकते हैं। Thick hair on the face in boys appears at few scattered hair first and only slowly does the growth becomes to become uniform, पहले देखो ऐसे scattered सी दाढ़ी आती है और फिर एक यूनिफॉर्म दाढ़ी बाद में आ जाती है। Just as we have different shaped noses or fingers, so we have different patterns of hair growth or size and shape of breast or penis. अब जिस तरीके से सबकी नोज की शेप अलग है, फिंगर्स की शेप अलग है, उसी तरीके से हेयर ग्रोथ का पैटर्न भी सब में अलग होता है, ब्रेस्ट और पीनस का साइज भी हर इंडिविजुअल में अलग होता है। ऑल ऑफ दीज चेंजेस आर एस्पेक्ट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन ऑफ द बॉडी, ये जो सारे चेंजेस आते हैं इससे पता चलता है कि जो इंडिविजुअल है वो सेक्सुअली मैच्योर हो गया है। अब देखो, सो हाउ डू ऑल द चेंजेस वी हैव टॉक्ड अबाउट लिंक टू द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस, दूसरी चीज है, अब हमने इतने चेंजेस के बारे में बात किया, अब आपका यही सवाल आएगा कि सर ये सब चेंजेस रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से कैसे लिंक्ड है। So we must remember that sexual mode of reproduction means that germ cells from two individuals have to join together. तो आपको मैंने बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इंट्रोडक्शन में कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को आपस में कंबाइन होना पड़ेगा तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी। दिस कैन हैपन बाय एक्सटर्नल रिलीज ऑफ जर्म सेल फ्रॉम द बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एज हैपन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसलिए क्या होगा, एक्सटर्नल रिलीज करना पड़ेगा जर्म सेल्स को जैसे फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है। और इट कैन हैपन बाय टू इंडिविजुअल्स ज्वाइनिंग their bodies together for internal transfer of germ cell for fusion has happened in many animals. Animals में mating का process होता है जहाँ पे मेल और फीमेल को अपनी bodies को join करना पड़ता है so that male gamete female body में transfer हो पाए। If animals are to participate in the process of mating, their state of sexual maturation must be identifiable by other individuals. So mating के लिए organism को sexually mature होना पड़ेगा तभी mating हो पाएगी। The actual transfer of germ cell between two people needs special organs. अब ये germ cells के transfer के लिए special organs की जरूरत पड़ती है for the sexual act such as penis when it is capable of becoming erect. तो sexual act तभी हो पाता है जब penis erect होने की position में आ पाता है। In mammals such as humans, the baby is carried in mother's body for long period and will be breastfed later. अब बेबी मदर की बॉडी में 9 मंथ्स के लिए रहता है और बाद में वो ब्रेस्ट फीडिंग भी करता है। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड ब्रेस्ट विल नीड टू बी मैच्योर टू अकोमोडेट दीज पॉसिबिलिटीज, तो तभी प्यूबर्टी की जरूरत है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की जरूरत है, फीमेल्स में भी ब्रेस्ट मैच्योर होनी चाहिए सो दैट वो ब्रेस्ट फीड कर पाए अपने ऑफस्प्रिंग को। तो अब हम दो तरह के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ने वाले हैं। पहले बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तो ये डायग्राम है हमारे स्पर्म सेल की और स्पर्म सेल इज नोन एज मेल गैमेट। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम, दोनों में से कोई एक डायग्राम हर साल बोर्ड्स में आती है, आई एम टेलिंग यू। तो दोनों डायग्राम्स को अच्छे से कर लेना, नहीं तो 2 to 3 मार्क्स आपके रिप्रोडक्शन से चले जाएंगे, डायग्राम पूछते ही पूछते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ जर्म सेल्स, स्पर्म्स का प्रोडक्शन करना, ट्रांसपोर्टिंग द स्पर्म्स आउट ऑफ द बॉडी, स्पर्म्स को बॉडी से बाहर ट्रांसपोर्ट करना, प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स और मेल सेक्स हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। टेस्टिस आर प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, मैंने आपको बताया था टेस्टिस प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, मतलब ये बर्थ से ही प्रेजेंट होते हैं। दे आर लोकेटेड इन स्क्रोटम, स्क्रोटम होता है बैग लाइक पाउच आउटसाइड द एब्डोमेन। तो जो टेस्टिस होते हैं वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट होते हैं। स्क्रोटम हैज टेम्परेचर लोअर बाय दिस इज 2 डिग्री, ठीक है, इसको बच्चा ठीक कर लेना, ये 0 नहीं है, डिग्री है, 2 डिग्री सेल्सियस टू 3 डिग्री सेल्सियस। एक्चुअली क्या होता है, स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमें बॉडी से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम चाहिए होता है, इसीलिए जो टेस्टिस है वो बॉडी के बाहर प्रेजेंट होते हैं, बिकॉज टेस्टिस में ही स्पर्म्स बनते हैं। इट प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरॉन, तो जो मेल सेक्स हार्मोन होता है जिसकी वजह से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं, दैट इज टेस्टोस्टेरॉन। तो टेस्टोस्टेरॉन कौन प्रोड्यूस करता है, टेस्टिस प्रोड्यूस करते हैं।
टेस्टोस्टेरोन रेगुलेट्स द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, और टेस्टोस्टेरोन क्या करता है, स्पर्म की फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है. इट लीड्स टू सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स. तो जितनी भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स मेल्स में आते हैं, दैट इज ड्यू टू दिस टेस्टोस्टेरोन ओनली. ये टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही आते हैं. अब हम एक एक पार्ट को पढ़ेंगे. सबसे पहले बात करते हैं वास डिफरेंस. तो देखिए, ये आपको ट्यूब दिख रही होगी जो टेस्टिस से निकल रही है और ये आगे जाके पीनस में ज्वाइन हो रही है. दिस इज वास डिफरेंस. द स्पर्म फॉर्म बाय टेस्टिस इज डिलीवर्ड विद द हेल्प ऑफ वास डिफरेंस. देखो, ये जो स्पर्म्स जो हैं जो टेस्टिस में फॉर्म होते हैं, ये आगे वास डिफरेंसेस को कैरी करती है. Sperms travel from testis to vas deferens. अब देखो, seminal vesicle and vas deferens add secretions to the sperms to make fluid which makes transportation easy. जो sperm होता है वो एक white कलर की fluid में present होता है जिसको semen कहते हैं. अब ये white कलर का fluid कैसे present हुआ, तो seminal vesicle और vas deferens कुछ secretions करते हैं, है ना, जैसे water add करना, उसमें proteins add करना, sugars add करना, nutrients add करना, जिससे sperm healthy बनते हैं, movement आसानी से उसकी हो पाती है क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाती है. फ्लूइड्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द स्पर्म. सो फ्लूइड की वजह से क्या होता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन मिलता है. वास डिफरेंस कंबाइन विद द ट्यूब कमिंग फ्रॉम यूराइनरी ब्लैडर. अब देखो, एक ट्यूब यहाँ यूराइनरी ब्लैडर से आ रही है और ये वास डिफरेंस आ रही है, दोनों कंबाइन करेंगी और फिर ये वाली ट्यूब इज यूरेथ्रा. तो यूरेथ्रा इज अ कॉमन पैसेज फॉर यूरिन एंड सीमन. सीमन कहाँ से आ रहा है, देखो स्पर्म्स निकले आपके टेस्टिस से, यहाँ पे सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड ने इसमें कुछ सिक्रीशंस डाली, वाइट कलर का फ्लूइड यहाँ पे बन गया, दैट इज योर सीमन. तो अब अगर सीमन को आना है तो भी यूरेथ्रा से आएगा और अगर यूरिन को आना है तो भी यूरेथ्रा से आएगा. मतलब यूरेथ्रा एक कॉमन पैसेज है सीमन का भी और आपके यूरिन का भी. हेड ऑफ स्पर्म कंटेन जेनेटिक मटेरियल, टेल ऑफ स्पर्म हेल्प्स इन मूवमेंट. तो देखो, अगर मैं स्पर्म की डायग्राम आपको दिखाऊं, ये हेड ऑफ स्पर्म है, यहाँ पर खूब सारा डीएनए प्रेजेंट होता है, खूब सारा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. मिडिल पार्ट में आप देखोगे खूब सारा माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है जो उसको एनर्जी प्रोवाइड करता है मूव करने में, और टेल की ऐसी शेप की होती है क्योंकि इसको मूवमेंट में हेल्प करता है. चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम पढ़ने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ठीक है, द फीमेल जर्म सेल और एग्स आर मेड इन द ओवरीज. जो फीमेल जर्म सेल्स होते हैं और जो एग सेल्स होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं, ओवरीज में बनते हैं. दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सम हार्मोन्स. और ये जर्म सेल्स जो होते हैं किस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हार्मोन्स के प्रोडक्शन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं. द फीमेल जर्म सेल इज नोन एज एग सेल और ओवन. और फीमेल जर्म सेल को क्या बोला जाता है, एग सेल या ओवम बोला जाता है. When a girl is born, the ovaries already contain thousands of immature eggs. तो ये याद रखना है, प्यूबर्टी में एग की प्रोडक्शन नहीं होती है. When a girl is born, पहले से ही उसकी ओवरी में एग्स होते हैं बट वो इमेच्योर होते हैं. ऑन रीचिंग प्यूबर्टी सम ऑफ दी स्टार्ट मेच्योरिंग. और प्यूबर्टी की जो एज हिट होती है तभी जो एग्स होते हैं मेच्योर होना शुरू हो जाते हैं. वन एग इज प्रोड्यूस एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज. और हर मंथ क्या होता है, हर एक ओवरी से एक एग जो है वो प्रोड्यूस होता है. The egg is carried from the ovary to the womb through a thin oviduct or fallopian tube. और ये जो एग है ये ओवरी से कैरी होता है, वॉम्ब में जाता है. वॉम्ब मतलब ये यूट्रस का ये वाला रीजन जहां पर बेबी डेवलप होता है. तो देखो, ये जो एग है ये ओवरी से वॉम्ब में जा रहा है विद द हेल्प ऑफ दिस ट्यूब, और इस ट्यूब को हम कहते हैं ओविडक्ट या फलोपियन ट्यूब. The two oviducts unite into an elastic bag-like structure known as uterus. तो देखो, ये जो दोनों oviducts हैं, ये जो दोनों ट्यूब्स हैं, ये कहाँ पे यूनाइट कर रही हैं, बैग-like structure. ये इलास्टिक स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रेचेबल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम यूट्रस कहते हैं. द यूट्रस ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू द सर्विक्स. और ये जो यूट्रस है ये आगे वजाइना से कंबाइन होता है थ्रू सर्विक्स. तो सर्विक्स क्या है, व्हाट इज एक्चुअली सर्विक्स? जो सर्विक्स है वो कॉमन पैसेज, सॉरी, इट इज अ लाइक कनेक्शन किसके बीच का, आपका यूट्रस और वजाइना. नेक्स्ट, द स्पर्म एंटर्स थ्रू द वेजाइनल पैसेज टू सेक्सुअल इंटरकोर्स. तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम क्या होता है, स्पर्म वेजाइनल पैसेज में एंटर करता है. दे ट्रैवल अपवर्ड्स, और स्पर्म ऐसे अपवर्ड ट्रैवल करता है, रीच द ओविडक्ट, और यहाँ से जाके इस ओविडक्ट में पहुंचता है, वेयर दे मे एनकाउंटर द एग. जो एग रिलीज होता है वो यहाँ ओविडक्ट में प्रेजेंट होता है, यहाँ से स्पर्म जाता है और यहाँ पे दोनों का फ्यूजन हो जाता है. द फर्टिलाइज्ड एग जाइगोट. अब यहाँ पे फर्टिलाइज एग बनता है जिसको जाइगोट कहते हैं. स्टार्ट्स डिवाइडिंग इन फॉर्म ऑफ बॉल ऑफ सेल और एम्ब्रियो. और मैंने आपको बताया था ना, एम्ब्रियो फॉर्म होता है,
जाइगोट आगे 60 to 80 सेल्स में ब्रेक करता है, एक बॉल ऑफ सेल बन जाती है जिसको एम्ब्रियो कहते हैं. द एम्ब्रियो इज इम्प्लांटेड इन द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस वेयर दे कंटिन्यू टू ग्रो एंड डेवलप ऑर्गन्स टू बिकम फीटस. ठीक है, अब ये जो एम्ब्रियो होता है, ये एम्ब्रियो क्या करता है, एम्ब्रियो यहां से यूट्रस में जाएगा. ठीक है, एम्ब्रियो विल गो इनटू द यूट्रस, और जब एम्ब्रियो यूट्रस में जाएगा वहां पे अब ये डेवलप होना शुरू हो जाएगा, फिर धीरे 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 डेवलप होगा और फीटस बन जाएगा. फीटस की वो स्टेज होती है जब ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं. जब ऑर्गन्स डेवलप होना शुरू हो जाएंगे तो क्या बन जाएगा, आपका फीटस बन जाएगा. द यूट्रस प्रिपेयर इटसेल्फ एवरी मंथ टू रिसीव एंड नर्चर द ग्रोइंग एम्ब्रियो. अब क्या होता है, हर महीने यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर करके रखता है कि इन केस अगर फर्टिलाइजेशन हो गई, एम्ब्रियो आ गया, तो मुझे उसको नर्चर करना है. द लाइनिंग थिकन्स एंड रिचली सप्लाइड विद ब्लड टू नरिश द ग्रोइंग एम्ब्रियो. एम्ब्रियो की नरिशमेंट के लिए जो यूट्रस की जो लाइनिंग है ये काफ़ी थिक होने लगती है और उसमें खूब सारे जो है ब्लड वेसल्स वो भरने लगते हैं. The embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of a special tissue called placenta. अब देखो, जब भी कोई भी आपका फीटस जो है, कोई भी बेबी है जो डेवलप हो रहा है यहाँ पर, उसका और मदर की बॉडी के बीच में जो कनेक्शन होता है वो एक स्पेशल टिश्यू की वजह से होता है जिसको प्लेसेंटा कहते हैं. याद रखना, प्लेसेंटा पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर साल आ रहा है. प्लेसेंटा पे क्वेश्चन पूछते कि प्लेसेंटा का फंक्शन बताओ. तो प्लेसेंटा एक कनेक्शन फॉर्म कर रहा है मदर और चाइल्ड के बीच में. मतलब जो भी न्यूट्रिशन है मदर की बॉडी से वो फीटस में किसके थ्रू आता है, प्लेसेंटा के थ्रू आता है. और जितना भी फीटस का वेस्ट मटेरियल होता है वो वापस मदर की बॉडी में प्लेसेंटा के थ्रू जाता है. दिस इज अ डिस्क विच इज एम्बेडेड इन अ यूट्रीन वॉल. तो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यहाँ पे यूट्रस की वॉल में प्रेजेंट होता है. It contains villi on the embryo side of the tissue. Villis मतलब खूब सारी blood vessels present होती हैं. On mother's side are blood spaces which surround the villi. This provide a large surface area for glucose and oxygen to pass from mother to the embryo. तो प्लेसेंटा इस तरीके से फॉर्म होता है कि उसमें खूब सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं, छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं और खूब सारा सरफेस एरिया होता है, सो दैट मदर की बॉडी से एम्ब्रियो में ग्लूकोज भी ट्रांसफर हो पाए और ऑक्सीजन भी ट्रांसफर हो पाए. The developing embryo will also generate waste substances which can be removed by transferring them into the mother's blood through the placenta. अब जब एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन मिल रहा है, फीटस को न्यूट्रिशन मिल रहा है, तो वेस्ट मटेरियल भी डेवलप होगा. अब वो वेस्ट कहाँ जाएगा, वेस्ट वापस से मदर की बॉडी में जाएगा. ठीक है, और वो वेस्ट भी किसके थ्रू जाता है, प्लेसेंटा के थ्रू जाता है. द डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड इनसाइड द मदर्स बॉडी टेक्स अप्रॉक्सीमेटली 9 months. तो चाइल्ड को मदर की बॉडी में डेवलप होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 9 महीने लगते हैं, 9 months लगते हैं. द चाइल्ड इज बॉर्न एज अ रिजल्ट ऑफ रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल्स इन द यूट्रस. और रिदमिक कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जिसको लेबर कहते हैं, और उसी प्रोसेस के बाद जो काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसेस है जो चाइल्ड है दैट इज बॉर्न. What happens when the egg is not fertilized? अब मैं आपको मेंस्ट्रुएशन के बारे में बताने वाला हूं कि भाई क्या होता है अगर एग फर्टिलाइज नहीं होता. ठीक है, इफ द एग इज नॉट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा, इट लिव्स फॉर अबाउट 1 day. वो एक दिन तक यहाँ पर रुकेगा. सिंस द ओवरी रिलीजेस 1 egg every month, the uterus also prepare itself every month to receive a fertilized egg. ये मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि हर मंथ ओवरी एक एग रिलीज करती है और यूट्रस अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है एग को रिसीव करने के लिए, जिसमें यूट्रस में क्या होता है, इनर लाइनिंग डेवलप होने लगती है, थिकन होने लगती है और ब्लड वेसल से भर जाती है. Thus its inner lining becomes thicky and spongy. थिक हो जाती है, स्पॉन्जी हो जाती है. That would be required for nourishing the embryo. और थिक और स्पॉन्जी क्यों होती है, सो दैट वो एम्ब्रियो को नरिश कर पाए, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर पाए. इफ फर्टिलाइजेशन हैड टेकन प्लेस, कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया फिर तो वो जो लाइनिंग है वो काम की रहेगी, वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगी. हाउएवर दिस लाइनिंग इज नॉट नीडेड एनी लॉन्गर. बट अगर फर्टिलाइजेशन हुई नहीं, अब इस जो लाइनिंग डेवलप हुई थी किसी काम की नहीं है, सो लाइनिंग स्लोली ब्रेक्स. तो लाइनिंग क्या होती है, टेम्परेरी होती है, तो ब्रेक होने लगती है एंड कम्स आउट थ्रू वजाइना एज ब्लड एंड म्यूकस. और ये वजाइना से बाहर आती है इन द फॉर्म ऑफ ब्लड और इन द फॉर्म ऑफ म्यूकस, जिसको हम मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस कहते हैं या जिसको पीरियड्स कहते हैं, जो हर महीने होते हैं, हर मंथ होते हैं. ठीक है, इसमें क्रैम्प्स होते हैं और पेन होती है. This cycle takes place roughly every month and is known as menstruation. It lasts for 2 to 8 days. Minimum 2 to maximum 8 days तक ये लास्ट करता है. हर फीमेल में इसका जो नंबर है, नंबर ऑफ डेज वो अलग होता है, बट ऑन एन एवरेज 2 to 8 days के बीच का टाइम होता है.
अब हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। दिस इज द लास्ट टॉपिक। अगर आपने ये भी अच्छे से पढ़ लिया तो भाई आपका पूरा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को भी बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। The process of sexual maturation is gradual and takes place while general body growth is still going on. अब क्या होता है, जो सेक्सुअल मैच्योरेशन का प्रोसेस होता है वो स्लो होता है, साथ साथ हमारी जनरल बॉडी ग्रोथ भी हो रही है, साथ साथ सेक्सुअल जो मैच्योरेशन है वो भी हो रही है। देयरफॉर सम डिग्री ऑफ सेक्सुअल मैच्योरेशन डज नॉट नेसेसरली मीन दैट द बॉडी और द माइंड इज रेडी फॉर सेक्सुअल एक्ट और फॉर हैविंग और ब्रिंगिंग अप चिल्ड्रन। अब देखो, प्यूबर्टी तो 10 to 12 ईयर्स में ही स्टार्ट हो जाती है गर्ल्स में, बॉयज़ में 13 to 14 ईयर्स में ही स्टार्ट हो जाती है। बट ये भी चीज़ याद रखनी है कि इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम सेक्सुअली मैच्योर हो गए हैं तो उसी एज में हम रेडी हैं टू रेस चिल्ड्रन और टू पार्टिसिपेट इन एनी सेक्सुअल एक्ट, क्योंकि बॉडी वीक होती है। ठीक है, इट्स नॉट पॉसिबल एट दैट टाइम कि आप एक बच्चे को रेस कर पाओ या अपनी बॉडी में नरिश कर पाओ। तो क्या होता है, ऑल ऑफ अस आर अंडर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रेशर अबाउट दिस इशू। इस इशू के बारे में काफ़ी लोगों का हम पे प्रेशर रहता है। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम आवर फ्रेंड्स फॉर पार्टिसिपेटिंग इन मैनी एक्टिविटीज वेदर वी रियली वांट और नॉट। तो बेसिकली क्या होता है, कभी कभी कुछ फ्रेंड्स का भी हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, तो पर हमें समझदारी से काम लेना है, हमें अपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में सोचना चाहिए। देयर कैन बी प्रेशर फ्रॉम फैमिलीज टू गेट मैरिड एंड स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन, है ना, फैमिली से प्रेशर आता है कि यू गेट मैरिड, स्टार्ट हैविंग चिल्ड्रन। देयर कैन बी प्रेशर फॉर गवर्नमेंट एजेंसीज टू अवॉइड हैविंग चिल्ड्रन, गवर्नमेंट कह रही है कि ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों के स्टेट में, मेकिंग चॉइसेस बिकम वेरी डिफिकल्ट। लोगों के लिए जो है चॉइस करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। द सेक्शुअल एक्ट इज वेरी इंटीमेट कनेक्शन, बहुत ही क्लोज कनेक्शन होता है बॉडीज का सेक्शुअल एक्ट। इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट मेनी डिजीजेस कैन बी सेक्शुअली ट्रांसमिटेड, बट हमें अपनी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि काफ़ी ऐसी डिजीजेस होती हैं जो सेक्शुअली भी ट्रांसफर कर दी जाती हैं, मतलब हो जाती हैं। दीज इंक्लूड बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अब इन डिजीजेस में कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, लाइक गनोरिया हो गया, साइफिलिस हो गया, या वायरल इन्फेक्शन भी हो सकती है लाइक वॉट्स, या जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है ये HIV AIDS. Is it possible to prevent the transmission of such diseases during the sexual act? अब sexual act के टाइम क्या ये diseases का transmission हम रोक सकते हैं? Yes, रोक सकते हैं, it is possible। तो उसके लिए different methods हैं। एक आ गया mechanical barrier method, जो सबसे commonly used method है, using a covering। ये covering का use किया जाता है called a condom, जिसको condom कहते हैं, for penis during sex helps to prevent transmission of many of these infection to some extent। ठीक है, तो ये जो कॉन्डम है, ठीक है, दिस इज वोर्न ओवर द पीनस, जिसकी वजह से क्या होता है, ट्रांसमिशन रुक जाता है, क्योंकि एक्चुअल कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता मेल और फीमेल पार्ट का। द सेक्शुअल एक्ट ऑलवेज हैज द पोटेंशियल लीड टू प्रेगनेंसी। अब सेक्शुअल एक्ट की वजह से चांसेस होते हैं कि प्रेगनेंसी भी हो। ठीक है, देयर आर चांसेस कि भाई फर्टिलाइजेशन हो जाए। प्रेगनेंसी विल मेक मेजर डिमांड्स ऑन द बॉडी एंड माइंड ऑफ अ वुमन, और वुमेन की बॉडी में बॉडी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाता है, एंड इफ शी इज़ नॉट रेडी फॉर इट, और अगर वो उसके लिए रेडी नहीं है, हेल्थ विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, तो उसकी हेल्थ काफ़ी इफेक्ट करेगी। देयरफॉर मैनी वेज हैज़ बीन डिवाइज टू अवॉइड प्रेगनेंसी, और काफ़ी ऐसे वेज भी बनाए गए हैं जिससे प्रेगनेंसी को आप कंट्रोल कर सकते हो। दीज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, तो वो मेथड जो प्रेगनेंसी, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकते हैं, उसको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहते हैं। फॉल इन अ नंबर ऑफ कैटेगरीज। वन कैटेगरी आ गया, अगेन जो आपने STDs को रोकने के लिए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने के लिए हमने पढ़ा था, वही सेम यहाँ पर आ गया, इस क्रिएशन ऑफ मैकेनिकल बैरियर। एक बैरियर आ गया, सो दैट स्पर्म डज नॉट रीच द एग, सो दैट स्पर्म एग तक पहुंच ही ना पाए। कॉन्डम्स ऑन द पीनस और सिमिलर कवरिंग वोन ऑन वजाइना, तो जो कॉन्डम्स होते हैं वो मेल कॉन्डम्स भी होते हैं, जो पीनस पे पहने जाते हैं, वजाइना को कवर किए जाते हैं, तो फीमेल कॉन्डम्स आगे कैन सर्व दिस पर्पस। Another category of contraceptives act by changing the hormonal balance of the body so that eggs are not released and fertilization cannot occur। दूसरा होता है पिल्स खाना। These drugs commonly need to be taken orally as pills, है ना, दवाई खा लेना, पिल्स खा लेना, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है और उस मंथ एग ही रिलीज नहीं होगा। तो जब एग ही रिलीज नहीं होगा, सो व्हाट विल हैपन, फर्टिलाइजेशन विल नॉट टेक प्लेस। However, since they change hormonal balance too, they can cause side effects too। बट ये पिल्स उतनी अच्छी नहीं रहती हेल्थ के लिए, क्योंकि इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। Other contraceptive devices such as loop or copper are placed in the uterus to prevent pregnancy।
अनदर जो मेथड है वो क्या है, लूप और कॉपर टी को यूट्रस में प्लेस कर दिया जाता है सो दैट वो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करे। तो यहाँ पर क्या होता है, जो कॉपर टी होता है ये टी शेप की होती है। कॉपर टी इसलिए बोलते हैं बिकॉज एक कॉपर आयंस यहाँ पे रिलीज करते हैं। कॉपर आयंस की वजह से स्पर्म डाइज। अगर स्पर्म यूट्रस तक पहुँचता भी है तो मतलब स्पर्म फीमेल बॉडी में एंटर भी करता है तो वो आगे फ्लोपियन ट्यूब तक नहीं पहुँच पाता, यूट्रस में ही सारे स्पर्म्स मर जाते हैं बिकॉज दे रिलीज कॉपर आयंस। अगेन दे कैन साइड इफेक्ट्स ड्यू टू इरिटेशन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस में इरिटेशन होने लगती है तो इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। If the vast difference in the male is blocked, sperm transfer will be prevented. If the fallopian tube in the female is blocked, the egg will not be able to reach the uterus. In both cases, fertilization will not take place. Surgical method can be used to create such blocks. अगर permanently pregnancy रोकनी है, lifetime के लिए pregnancy रोकनी है, so people go for surgical method कि vast difference होता है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है, या फीमेल्स में fallopian tube को कट करके टाई कर दिया जाता है सो दैट एग ही आगे ना जा पाए या स्पर्म ही आगे ना जा पाए। तो वो लाइफ टाइम के लिए सर्जरी करके, सर्जिकल मेथड्स करके क्या कर दिया जाता है, ठीक है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, प्रेगनेंसी को रोक रहे हैं, ठीक है। वासेक्टॉमी एंड ट्यूबेक्टॉमी सर्जिकल मेथड्स को कहा जाता है। While surgical methods are safe in the long run, surgery itself can cause infection and other problem if not performed properly. Surgical method long run के लिए काम करते हैं कि भाई लाइफ टाइम के लिए प्रेगनेंसी नहीं होगी, बट इसकी वजह से इन्फेक्शन भी हो सकती है और हमें प्रॉब्लम्स भी कॉज हो सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है हर एक इंडिविजुअल को। सर्जरी कैन ऑल्सो बी यूज फॉर रिमूवल ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, बट आजकल लोग सर्जरी क्या कर रहे हैं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए कर रहे हैं और कुछ जो है नेगेटिव मेथड्स भी यहाँ पे यूज हो रहे हैं जिसको एबॉर्शन कहते हैं। दीज मे बी मिसयूज बाय पीपल हु डू नॉट वांट अ पर्टिकुलर चाइल्ड। जैसे पुराने ज़माने में होता था पीपल डू नॉट वांट गर्ल चाइल्ड, फीमेल चाइल्ड, तो लोग सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट कराते थे जो बैन हो गया। इफ देयर इज अ फीमेल तो फिर दे अबॉर्ट दैट चाइल्ड, एज हैपन्स इन इलीगल सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्प्शन ऑफ फीमेल फीटसाइज, ठीक है। फॉर अ हेल्दी सोसाइटी फीमेल मेल सेक्स रेशो मस्ट बी मेंटेन। हेल्दी सोसाइटी के लिए मेल फीमेल रेशो इक्वल होना चाहिए बिकॉज ऑफ रेकलेस फीमेल फीटोसाइड्स। पास्ट में भी और अभी भी हो रहा है, बट पास्ट में बहुत ज़्यादा फीमेल फीटोसाइड हुआ है। चाइल्ड सेक्स रेशोज डिक्लाइनिंग एट एन अलार्मिंग रेट। बॉयज़ का रेशो बढ़ रहा है, गर्ल्स का रेशो कम हो रहा है। इन सम सेक्शंस ऑफ अ सोसाइटी ऑल्दो पेरेंटल सेक्स डिटर्मिनेशन हैज़ बीन प्रोहिबिटेड बाय लॉ, बट अब जो सेक्स डिटर्मिनेशन है वो लॉ ने रोक दिया है, बट स्टिल सम पीपल आर गोइंग फॉर इट इलीगली। सो दैट वॉज ऑल अबाउट टूडेज सेशन। तो बच्चों मैंने आपको पूरा रिप्रोडक्शन समझा दिया, कोई भी एक छोटा सा भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो मैंने नहीं समझाया। तो अगर आपने वीडियो पूरी देखी है, ट्रस्ट मी आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। आगे मैं PYQs की सीरीज़ लाऊंगा तो जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे रिप्रोडक्शन के वो भी मैं आपको करवा दूंगा। उसके बाद तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लेना, दोबारा से देख लेना, बीच में पॉज कर करके नोट्स बना देना। नोट्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसी तरीके से अगर आपको सारे चैप्टर्स मेरे साथ खत्म करने हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स का मैंने वन शॉट ले लिया है, इलेक्ट्रिसिटी का मैंने वन शॉट ले लिया है, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स का भी वन शॉट हो गया है, ठीक है। तो इसी तरीके के सारे चैप्टर्स के वन शॉट आएंगे और साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की भी सीरीज कर रहा हूँ। वन शॉट तो चलता ही रहेगा और बीच में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी शुरू हो जाएगा, सो दैट साथ साथ आपकी तैयारी होती रहे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फुल फ्लेज्ड वीडियो करी है, मज़ा आ गया पढ़ के, मुझे तो पढ़ा के, आपको भी मज़ा आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और अगर अभी तक आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर देना। बाय बाय एवरीवन, ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, लेट्स क्रैक इट।